हाय एवरीवन, आई एम उत्कृष्ट ठाकुर एंड आज मैं तुम लोगों को कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड यह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे गिवन है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द ईयर 1789। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में हमारा एक क्वेश्चन बन गया है इन विच ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्ड। सो कब हुआ था? 1789 में। ये बात हमें याद रखनी है। सो जो हमारे पॉइंट्स कंप्लीट होते जाएंगे उस पर हम टिक लगाते जाएंगे ताकि याद रहे, भूले ना हम। ये हो गया है सेकंड पॉइंट। सिंस 1789 फ्रांस वॉज अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, सो मैंने एब्सोल्यूट मोनार्की का मीनिंग आपको फर्स्ट वाली वीडियो में समझा दिया है, वो वाली वीडियो जाके देख लो अगर एब्सोल्यूट मोनार्की का मीनिंग नहीं पता है। इस वाले टॉपिक में हमें बताया गया है कि 1789 से पहले फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर में था। थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पॉइंट पे। ला पाट्रे का मीन्स होता है द फादरलैंड एंड फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है ले सिटोयन का मीन्स होता है द सिटीजन्स। ओके, सो यहाँ से हमारे को डायरेक्ट एक एक मार्क्स के एमसीक्यू बन सकते हैं। डायरेक्ट बोल देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पाट्रे। सो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे फादरलैंड, मदरलैंड या कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है द फादरलैंड एंड ले सिटोयन का करेक्ट ऑप्शन होगा द सिटीजन्स। आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एज नेशनल असेंबली। ओके, सो जो फ्रांस के लोग थे वो लोग जो अपनी एक स्टेट जनरल बनाना चाहते थे वो लोग किस फॉर्म में बनाना चाहते थे वो बताया गया है। यहाँ पर लोग जो थे वो नेशनल असेंबली क्रिएट करना चाहते थे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अ न्यू यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड हाइट्स वॉज एडप्टेड। ओके, सो ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें सबसे एंड में कंप्लीट कराऊंगा बिकॉज ये काफ़ी लंबा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। ओके, सो ये रीजनल डायलेक्ट्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, रीजनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो देखो मान लो कि यहाँ पर ये अपना इंडिया है एंड इंडिया में मान लो कि 3 टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती हैं। अपर पार्ट में बोली जाती है हिंदी, मिडिल पार्ट में बोली जाती है इंग्लिश एंड लोअर पार्ट में मान लो संस्कृत बोली जाती है। सो अगर ये पूरा हमारा इंडिया एक ही कंट्री है, सो इसमें जो भी एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही होगी, जिस भी राजा का राज चल रहा होगा, सो वो राजा हमें ये बोलेगा कि जैसे अगर वो राजा जर्मनी का है तो वो ये हमें फोर्स करेगा कि तुम जर्मन ही बोलोगे, अपनी ये वाली लैंग्वेजेस नहीं बोलोगे। इसे कहते हैं रीजनल डायलेक्ट्स। बट फ्रांस के जो लोग थे वो लोग रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज करने लगे, रीजनल डायलेक्ट को फॉलो नहीं करने लगे। उन लोगों को क्या था कि भाई तू अपर पार्ट का है तो तू हिंदी बोल, मैं मिडिल पार्ट का हूँ तो मैं इंग्लिश ही बोलूँगा। ठीक है, ये सब होने लगा था वहाँ पे। ये वाला पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज पॉपुलर इन पेरिस। ओके, सो देखो फ्रांस की कैपिटल भी पेरिस ही है। सो पेरिस में सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। हर जगह पेरिस में हर जगह फ्रेंच ही बोली जा रही थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो ये वाला जो हमारा पॉइंट है द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 मार्क्स का आएगा या तो 5 मार्क्स का आएगा। ओके, इससे कम में नहीं आएगा। सो समझ लो क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो जो लोग थे उनकी डेस्टिनी क्या थी, वो लोग क्या चाहते थे। तो सबसे पहले दिया गया है टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म एंड टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम ए नेशन। अगर किसी को इस लाइन से कुछ भी समझ आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड यार मैं तो बैठा ही हूँ तुम लोगों को बताने के लिए, तो सुन लो। वहाँ के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, डिपोटिज्म को हटाना चाहते थे। डिपोटिज्म देखो मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, ये रहा, पढ़ सकते हो। डिपोटिज्म का मीन्स होता है एक एरिया जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क वर्क करता है, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्क का राज होता है, जहाँ पे एक राजा का राज होता है, उसे कहते हैं डिपोटिज्म। तो फ्रांस के लोग क्या करना चाहते थे, डिपोटिज्म को हटाना चाहते थे एंड अपना एक नेशनल स्टेट, नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे। यही था एक मेन डेस्टिनी फ्रेंच रेवोल्यूशन का, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम अ नेशन। इसका मीन्स क्या होता है, जो लोग थे ना वहाँ पे वो एक दूसरे की ही हेल्प करने लगे थे, क्योंकि वो सब लोग चाहते थे कि यूरोप एक नेशन बन जाए एंड एब्सोल्यूट मोनार्क का राज हट जाए। तो सब लोग एक दूसरे की ही हेल्प करने लगे थे। भाई ये बस इतना ही था डेस्टिनी। All the members of educated middle class, including students and adults, were starting to making Jacobin clubs. Okay, so यहाँ पर आता है हमारे एक मेन टॉपिक, जैकोबिन क्लब।
ये जैकोबिन क्लब क्या है ये समझ लो। ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जितने भी थे यूरोप के, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स, तो बच्चे भी थे एंड बूढ़े भी थे, उन लोगों को मिला के सब लोग जो थे जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने। एंड जैकोबिन क्लब में क्या होता था, मीटिंग बैठती थी जैकोबिन क्लब्स में किस चीज़ की, इस बात पे लोग चर्चा करते थे कि कैसे हम यूरोप को नेशनलिज्म दिला सकते हैं, कैसे हम यूरोप से एब्सोल्यूट मोनार्की हटा सकते हैं, इस बात पे मीटिंग बैठती थी। एंड इसलिए लोग जो थे वो जैकोबिन क्लब्स बनाने लग गए थे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंच आर्मीज वर मूव्ड इन होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। ओके, सो तुम लोग एक चीज़ याद कर लो, ये वाला जो वर्ड है ये 1790s, ये वाले वर्ड को याद कर लो अच्छे से, डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू में। फ्रेंच आर्मीज वर मूविंग इन होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, या कोई सा भी एक कंट्री का नाम बता देंगे, इन द ईयर पूछ लेंगे वो लोग और ऑप्शंस दे देंगे, तो तुम्हें बताना है 1790s में गए थे वो लोग। एंड ये यहाँ पे ये जो फ्रेंच आर्मीज है ना, ये जो आर्मी है ये सोल्जर वाली आर्मी नहीं है, किसी कंट्री की आर्मी वाला आर्मी नहीं है ये। इस आर्मी का मीन्स यही है, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स को ही यहाँ पर आर्मी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, सो ये आर्मी से तुम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, आर्मी का मीन्स वही है जैकोबिन क्लब्स के मेंबर। सो फ्रेंच आर्मीज जो थी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स, ये इन सब जगहों पे क्यों जा रहे थे, लोगों तक ये संदेश देने कि हम लोग नेशनलिज्म करने जा रहे हैं, रेवोल्यूशन होने वाला है, तो जो जो हमारे साथ है वो आ जाए फ्रांस में एंड जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करे। सो ये सब यही सारी बातें करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में गए थे, अलग अलग नेशन में गए थे। सो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। एंड या सबसे मेन टॉपिक हमारा बच गया है, कौन सा वाला, ये देखो मैंने तुमसे कहा था इसे सबसे एंड में समझाऊंगा ये वाला टॉपिक में। सो इसे एक बार समझ लेते हैं, रुको खाली जगह ले लेते हैं बिल्कुल ही एकदम समझने के लिए। ओके, सो अब देखते हैं अपना वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि अलग अलग नेशन में अलग अलग जगह पे एक समान का रेट जो है अलग अलग होता है। तो मान लो कि एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ कि मान लो कि मैं एक ट्रेडर हूँ एंड ये अपना इंडिया है इतना एरिया का। सो एंड मैं एक ट्रेडर हूँ एंड मैं ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर अपर पार्ट में एंड मिडिल पार्ट में एंड लोअर पार्ट में जा रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। सो मैं अपने सामान को ट्रेड करने के लिए, देखो मैं ना मान लो यूरोप में रहता हूँ एंड यूरोप से मैं आया हूँ इंडिया ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ये यूरोप है एंड ये इंडिया है पूरा। सो मैं यूरोप से आया हूँ ट्रेडिंग करने के लिए अपर पार्ट में। सो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों नेशन में एब्सोल्यूट मोनार्की है, सो सबसे पहले मैं यूरोप से जाऊँगा तो मेरे को 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ेगा। देखो कस्टम बैरियर क्या होता है, जब तुम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो टोल टैक्स देते हो ना, वही है कस्टम बैरियर। बट यहाँ पर क्या है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में यहाँ पर हमें 11 टोल टैक्स देने पड़ेंगे, 11 कस्टम बैरियर पार करना पड़ेगा। एंड हर एक कस्टम बैरियर में हमें कितना पे करना पड़ेगा, जो पैसा हम लेके जा रहे हैं उसका 5% उन लोगों को देना पड़ेगा हर एक कस्टम बैरियर पे। सो जितना हम पैसा लेके जा रहे हैं उसका 55% तो हमारा कस्टम बैरियर नहीं ले लिया। उसके बाद अब हमें करनी है कमाई अपनी। सो देखो भाई, अब मैं आया यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग कर दी अपनी एंड अब मैं आ गया इंडिया के मिडिल पार्ट में। जितना मैंने कमाया नहीं उतना मेरा निकल गया, बिकॉज मैंने देखो अपर पार्ट से लोअर पार्ट में आ रहा हूँ ना, तो मेरे को दोबारा 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ेंगे। जितना मैंने कमाया है उसका आधे से ज़्यादा मैंने इन लोगों को दोबारा दे दिया, 55%। अब मैं यहाँ पर मिडिल पार्ट में आया, इस वाले पार्ट में भी मैंने ट्रेडिंग कर ली भाई। अब मैं यहाँ पर दोबारा लोअर पार्ट में आ गया, यहाँ पर भी मेरे को 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ेंगे। हर एक कस्टम बैरियर पे मेरे को 5% पे करना पड़ेगा। बस बिल्कुल यही है वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम। ये सब जो थे फ्रांस के लोग हटाना चाहते थे क्योंकि उन लोगों को अपना एक नेशन स्टेट बनाना था, तो मोनार्की की हर एक चीज़ उन लोगों को हटानी थी, तो वो लोग वेट्स एंड मेजर्स को भी हटाना चाहते थे। यही था वो वाला हमारा पुराना वाला पॉइंट। ओके वेल, अपना लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। We will discuss about Napoleon and his कारनामेज in next video. Okay, so next video में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपोलियन के बारे में, और जो उसने कारनामे किए थे यूरोप में उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।